औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। मिल्लत इस्लामिया एक रहनुमा की तलाश में, पाकिस्तान एक रहनुमा की तलाश में। पाकिस्तान की मईशत ये है कि 2500 अरब रुपए का डेफिसिट पूरा करने के लिए पिछले 6 सालों में 7 सालों में ग्रॉस इनकम 5000 अरब से बढ़ा के 20,000 अरब हो गई, लेकिन जो रिपोर्टेड बजट डेफिसिट है वह 2500 का 3137 अरब का वो पूरा ना हो सका, बल्कि वो डबल ट्रिपल हो गया। 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे और 20 करोड़ लोग गरीब जो अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाते। ऐसी हमारी मुआशी पॉलिसीज हैं कि जिसके तहत एक आम आदमी, एक मजदूर जो 50,000 रुपये कमाता है वो 500 साल में अपना घर नहीं बना सकता। एक ब्यूरोक्रेट, एक हमारा मुअज़्ज़िज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉई, 19वें 20वें 21वें ग्रेड का ऑफिसर, चाहे वो कोई उस्ताद है, चाहे वो कोई बाबू है, उन सब को अगर कॉन्टेस्ट में देखें तो बेसिक सैलरी के ऊपर वो 150 साल कमाता रहे तो अपना घर नहीं कमा सकता। ये हमारी पॉलिसीज है। पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए और आज भी हम एक सूदी निज़ाम में, जहां 8,000 अरब का सूद हमने इस साल बजट में अप्रूव किया। क्या हम खुशहाल पाकिस्तान देख पाएंगे? क्या हम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देख पाएंगे? हमारे बड़ों ने यह ख्वाब देखा था कि हम पाकिस्तान देखेंगे। क्या हम पाकिस्तान देख पाएंगे? क्या हम इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम के तहत पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देख पाएंगे? ये सवालात थे। आज हमारा आइन हमें क्या देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानियों को क्या देता है? क्या उसमें हमारे लिए कोई रहनुमाई है? क्या हम उससे कोई रहनुमाई ले सकते हैं? क्या हमें इंसाफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिल सकता है? इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? इसके लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं इमदाद हुसैन चांडियो साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट हैं। इंशाल्लाह से आज गपशप हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम चांडियो साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। हम आपके मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। हमारे लिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, पाकिस्तानी होने के नाते क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक पाकिस्तानी को कोई बेनिफिट देता है, कोई शेल्टर देता है? इसकी क्या हकीकत है? इसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आईन पाकिस्तान है क्या चीज़। जो आईन पाकिस्तान को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक वकील के लिए ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ होगी, एक सियासतदान के लिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ होगी, और जहाँ तक बात करते हैं हम आम शहरी के लिए, तो ये बिल्कुल हमें हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं, जो हम अक्सर बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, ये अगर स्टेट ने, हमारी रियासत ने कहीं पर हमें गारंटी किए हुए हैं तो वो आइन के अंदर लिखे हुए हैं। तो आइन पाकिस्तान बिल्कुल वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हमें एक वादा किया गया है कि आपको ये हकूक़ दिए जाएंगे। सर, ये तो बड़ी हमारी कामयाबी गिनी जाती है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है। कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल की वायलेशन में प्राइम मिनिस्टर साहब उड़ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल की वायलेशन में एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जिसमें कि बड़े बड़े दोस्त, बड़े बड़े लोग, सियासतदान उसका विक्टिम बन जाते हैं। क्या इसका है, क्या हकीकत क्या है सर? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम समझें तो ये एक ऐसी गाड़ी है, आपके पास एक मर्सिडीज़ है। राइट सर। अब मर्सिडीज़ ने एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाना है, मगर चलाना किसने है? वो आपने चलाना है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राइवर्स कौन होंगे? वो वकला साहबान होंगे। अब उनका फ्यूल क्या होगा? उनका फ्यूल वो फैक्ट्स होंगे, वो हकाइक होंगे जो आम आदमी वकील को बताएगा, और वकील वो फ्यूल गाड़ी में डाल के फिर अदालतों में जाएगा, और फिर वहाँ से वो एक गाड़ी चलेगी, आपको एक
पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाएगी। आपको लगता है कि पॉइंट ए पे मुझे मेरे हकूक नहीं मिल रहे, तो आपने उस जगह पे मूव करके जाना है कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए। और कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कौन कराएगा? वो एक वकील कराएगा। तो आप ये सारी चीज़ें, एक मिसकंसेप्शन ज़रूर है कि आइन से हमें हकूक वादा तो किए गए हैं मगर मिलते नहीं हैं। वो मिलेंगे भी सही आपको, जैसे आपने खुद बताया है कि एक आर्टिकल की वायलेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी घर गया। अगर एक आर्टिकल की वायलेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर घर गया है तो एक आम शहरी को हकूक भी मिल सकते हैं, मगर उसको चलाना आना चाहिए कि आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है इस आर्टिकल का और किस प्लेटफॉर्म पे जाके इस्तेमाल करना है। सर इसमें देखिए, हम 25 करोड़ लोग हैं चांडियो साहब। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पढ़ा लिखा, चाहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, पढ़ा लिखा दोस्त भी वो फैक्ट्स वकील को नहीं बयान कर सकता जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब आपने जो बात की कि मर्सिडीज होनी चाहिए, उसका ड्राइवर होना चाहिए और फ्यूल उसके फैक्ट्स हैं। अगर फैक्ट्स आप तक नहीं पहुंचे तो इंसाफ नहीं मिलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं उसके आर्टिकल्स की वायलेशन हो जाएगी। अगर ड्राइवर ठीक नहीं है फिर भी वायलेशन हो जाएगी। इसका मतलब तीनों चीजें लाजम मलजूम हुई। बिल्कुल। ये और जो फ्यूल सही नहीं मिला गाड़ी को, ये भी ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मेरी गाड़ी के अंदर अगर हाई ऑक्टेन डलता है, मैं किसी ऐसे पेट्रोल पंप पे चला जाऊं जहां पर हाई ऑक्टेन है ही नहीं, तो फिर साफ जाहिर है गाड़ी का कसूर नहीं होगा, ना ही उस इंजन बनाने वाले का कसूर होगा, ना ही उस इंजन का इटसेल्फ कसूर होगा। तो कसूर किसका होगा? उस ड्राइवर का कसूर होगा। तो अब आपने, जब एक वकील का काम होता है, क्लाइंट उसके पास आया या एक आम शहरी आया कि हमारे ये मसाइल हैं, अब उसने देखना है आइन और कानून के तनाजुर में कि मुझे इसमें से कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अब इसमें भी एक हकीकत है कि एक आम शहरी जब वकील के दफ्तर में जाता है तो वो अपने जज्बात से भरा हुआ होता है, सही कहा। या वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी जो है ना सारी की सारी चीज़ें, जो भी उसका कथारसिस है वो निकालता है, या फिर अगर उसका प्राइवेट इशू है कोई, तो फैमिली मेंबर के साथ उसका कोई इशू है, किसी और सिटीजन के साथ इशू है, तो वो क्या करते हैं, अपना सारा का सारा गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर एक वकील का काम होता है कि वकील ने उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेनी है जो कि आगे इस्तेमाल हो सके अदालतों में। सर ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि जब किसी के साथ ज्यादती हुई होती है, वो गुस्से में होता है, जज्बात में अपना मैसेज बल्कि फैक्ट्स बयान करने मुश्किल हो रहे होते हैं, जबान और दिमाग वो साथ नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से कि एक मुश्किल है कि चैलेंज है ड्राइवर के लिए कि वो फैक्ट्स निकाल सके, निकलवा सके उस सारी सिचुएशन में। अब सर ये तो एक बात होगी कि फैक्ट्स ड्राइवर ये जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है, कैसे बना, क्यों बना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो शहजादा साहब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफ़ा 1973 में नहीं बना। हमें पहले 1956 का आइन भी मिला, फिर उसके बाद 1962 का आइन आया, फिर उसके बाद 1973 का आइन फाइनली जो आज की शेप, जो आज फॉलो हो रहा है, वो 1973 का आइन है। अब जब हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी के हकूक की बात कर रहे हैं, उसके हकाइक की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बड़ा अहम हो जाता है कि हम 1956 के आइन का मुवाजना करें 1962 के आइन के साथ, 1962 के आइन का मुवाजना करें हम 1973 के आइन के साथ। सिर्फ और सिर्फ हमने मुवाजना करना है आम आदमी और उसके हकाइक, उसके जो हकूक हैं उसकी हद तक। तो जब 1956 का आइन आया ना, हाई कोर्ट के पास बड़ी सीधी सीधी पावर थी कि आपने कोई भी रिट जारी कर सकते हैं, कोई भी रिट। अब उसमें कोई बुनियादी हकूक की बात हो या ना हो, हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर कर देना है। किसी को भी, शहजादा शौकत साहब को भी वो ऑर्डर पास कर सकती थी, वो एक डीसी साहब को भी ऑर्डर पास कर सकती थी, वो डीपीओ को भी ऑर्डर पास कर सकती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जब ये आईनी और हमारी जमहूरियत मैच्योर होने लगी ना, तो उन्हें ये फील हुआ कि अदालत के पास ये अख्तियार थोड़ा कम होना चाहिए। तो उन्होंने एक काम किया, 1962 के आइन के अंदर अदालत के ऊपर एक चेक लगा दिया, हाई कोर्ट के ऊपर स्पेशली, कि आप सिर्फ और सिर्फ उस काम को करने का हुक्म देंगी किसी अथॉरिटी को या किसी पर्सन को अगर तो वो आइन या कानून में कहीं लिखा हुआ है कि अथॉरिटी ने या पर्सन ने करना है। अब एक और चेक लगा दिया काम का। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, वहां पर फील हुआ कि यार कुछ काम ऐसे होते हैं जो कानून में लिखे हुए नहीं है कि करने हैं, बट वो होने जरूरी हैं। अगर वो ना हो तो जो हमने पहले आइन की शुरुआत में बुनियादी हकूक की गारंटी दी है ना, वो पूरी नहीं होगी।
तो पहली दफा फिर 1963 के अंदर आइन के अंदर तरमीम करके पहली दफा अदालत को यह अख्तियार भी दे दिया गया कि अगर किसी एक इंसान के बुनियादी हकूक की बात चल रही है और कोई कानून ऐसा अमल करने को नहीं कहता जिससे वो बुनियादी हकूक या उसका बुनियादी हक जो हमने गारंटी किया हुआ है वो इम्प्लीमेंट हो सके, तो आप ऐसा ऑर्डर कानून और आइन से थोड़ा सा स्टेप आउट करके भी कर सकते हैं। तो अब वही पावर जो है 1973 के आइन में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1973 के आइन को अगर हम देखें एक आम आदमी के तनाजुर से, तो वो आज भी जा सकता है अगर उसे लगता है कि मेरी इन सिचुएशंस की वजह से, या कोई बंदा आपके खिलाफ कोई काम कर रहा है, कोई अथॉरिटी आपके खिलाफ कोई काम कर रही है, आपको लगता है कि मेरा एक बुनियादी हक जो गारंटी किया गया आइन के अंदर वो पामाल हो रहा है, तो आप तब भी अदालत में जा सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि मैं कोई अथॉरिटी को ये काम करना चाहिए था, वो कर नहीं रही, इस वजह से जो मुझे गारंटी दी गई है बुनियादी हक की वो नहीं पूरी हो पा रही, तब भी वो जाके अदालत से हुक्म ले सकता है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं। फर्ज करें एक फैक्ट्री के अंदर मजदूरों को लगता है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो हम काम कर रहे हैं इससे निकलने वाला धुआं है, लेट से वो धुआं जो अंदर ही अंदर निकल रहा है केमिकल है, उसका जो हमें स्मेल आ रही है उससे हमारी हेल्थ खराब हो रही है, बट उस फैक्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ, कोई लॉ नहीं बना हुआ। ऐसी सिचुएशन में क्या फैक्ट्री कोई लॉ की वायलेशन कर रही है, खिलाफ वर्जी कर रही है? नहीं कर रही। क्या ऐसी सिचुएशन में फैक्ट्री को चलने देना चाहिए? देखा जाए तो लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही तो चलने देना चाहिए। ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो क्या एक इंसान को, आम शहरी को साफ माहौल और अच्छी जिंदगी गुजारने का हक दिया हुआ है आइन ने? बिल्कुल दिया हुआ है। क्या फैक्ट्री को अगर इस तरह से चलने दिया जाए तो वो हक भी उसी तरह से गारंटी जैसे किया गया है उसी तरह से चल सकता है? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में फैक्ट्री ने कोई खिलाफ वर्जी भी नहीं की, तब भी बंदा हाई कोर्ट के पास आके अपने उस फैक्ट्री के खिलाफ कम से कम अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिलवा सकता है कि इसको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बनाए। और जब तक लॉ नहीं बनता, हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी वो फैक्ट्री जो है ना फंक्शनिंग रोक सकती है, या एज ए स्टॉप गैप मेजर जिसे हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए इंटरम ऑर्डर दे सकती है ऑर्डर कोर्ट कि आपने तब तक के लिए ये प्रिकॉशंस लेने हैं, अदरवाइज आप फैक्ट्री नहीं चलाएंगे। सो बेसिकली कोर्ट के पास अनलिमिटेड अथॉरिटीज हैं फॉर करेक्टिव मेजर्स, कि जो राइट्स कंप्रोमाइज हो रहे हैं या ब्रिज हो रहे हैं वो ना हो। उस सिलसिले में कोई भी पाकिस्तानी या इंस्टीट्यूशन जो जिसके भी हक तलफी हो रही है उसको ये हक क्या है कि वो कोर्ट में चला जाए। सर आम आदमी हूं मैं एक बिजली का कंज्यूमर हूं, बिल्कुल मेरा हक प्रोटेक्टेड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जी सूद को भी हमने एलिमिनेट करना है, जल्दी से जल्दी करना है। और साथ ये कि नेपरा एक नोटिस निकालती है कि जिसने बिजली का बिल नहीं दिया उसको 600% पर अनम इंटरेस्ट चार्ज होगा, पेनल्टी डिले के नाम से, लेट सरचार्ज के नाम से। क्या ये जायज है? देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन की रूह में, सर कॉन्स्टिट्यूशन की रूह में ना, अब हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे आपने बात की कि सूद को खत्म करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक गारंटी है, बट ये गारंटी जो है ना, जब हम देखते हैं ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, आम शहरी को शायद समझ ना लगे, बट अगर हम देखें अदालतों ने भी जो काम करना है आइन के जुमरे में रह के ही करना है, उससे बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक है। जहां पर वो आइन से बाहर जा सकती हैं वो इजाजत भी आइन ने ही उन्हें देनी है। ठीक है। अब आइन के अंदर जो एक होते हैं बुनियादी हकूक, उनका चैप्टर अलग है, उनका चैप्टर बिल्कुल अलग है। दूसरे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, कि स्टेट्स की पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, किन प्रिंसिपल्स पे चलेगी। जब तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कनेक्ट नहीं होगा, लिंक नहीं होगा किसी फंडामेंटल राइट के साथ, अदालत के पास ये अख्तियार ही नहीं है कि उन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवा सके। उसका कनेक्शन होना चाहिए किसी ना किसी फंडामेंटल राइट के साथ। मैं एक दफा फिर से कहूंगा, यहां पर ड्राइवर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर ने ये तो पढ़ लिया कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आपको कहा गया है कि आपने सूद को खत्म करना है, बट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी अदालत के पास अख्तियार नहीं है इंप्लीमेंट करवाने का एज इट इज।
तो उस ड्राइवर का काम क्या है? उस ड्राइवर ने काम करना है उस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के आर्टिकल को उठाना है, किसी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल के साथ उसको सर लिंक मैच करना है, लिंक करना है। जब ये कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, अब फंडामेंटल राइट्स तो इन्फोर्स करवा सकती है अदालत, फिर वो फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करवाने के लिए अदालत चला जाए। तो यहाँ पर ड्राइवर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर ड्राइवर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसने डायरेक्शन देखनी भी है, डायरेक्शन बनानी भी है और डायरेक्शन देनी भी है। बिल्कुल, अपने जो शहरी है उसको डायरेक्शन देनी है, जो कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, उनको देनी है, और खुद अंडरस्टैंड करके प्लान करना है। मैं समझ ऐसे। अब ये कि एक आम शहरी, फिर वो उसी सवाल को थोड़ा रिफ्रेज कर देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत सर मैं समझ गया गाइडलाइंस हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, या अथॉरिटी नहीं है, या जुडिशियबल नहीं है, या जुडिशियल नहीं है। सवाल ये बनता है कि हम अवाम आम हर पाकिस्तानी के ऊपर 600% चार्ज कर दिया, यानी पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये था कि सूद को एलिमिनेट करना है, लेकिन एक अथॉरिटी सूद को प्रमोट कर रही है, बकायदा नोटिफिकेशन इशू करती है। इस बारे में इंशाल्लाह चांडियो साहब आपसे बात करते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद बात है। नाजरीन, हम 600% सूद दे रहे हैं, क्या हमारे पास कोई इख्तियार है उसको एड्रेस करने का? आइन के तहत बात कर रहे हैं चांडियो साहब से, थोड़ी देर में बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। 600% सूद हमें देना पड़ता है, एक नोटिफिकेशन के तहत कोई आवाज़ नहीं उठाता। पावर सेक्टर में सूद ही सूद है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हम किस तरीके से एक ऐसा ड्राइवर ढूंढें जो कि हमें डायरेक्शन दे, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्सिडीज़ को अच्छे तरीके से चलाए और पाकिस्तान में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ सकें, आम आदमी, एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को उसका बेनिफिट मिल सके। ये सवाल है हमारा। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं इमदाद हुसैन चांडियो साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के खिलाफ है। क्या गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना सकती है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के खिलाफ? देखिए शहजाद साहब, वैसे तो एग्जेक्टिव का जो डोमेन है वो तो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने के लिए तो कोई भी पॉलिसी बना सकती है। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही चेक है, वो चेक है कि उस पॉलिसी को जब लॉ में इम्प्लीमेंट करना है या उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो वो आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, आईन पाकिस्तान की रूह के ख़िलाफ़ भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अल्फाजों के ख़िलाफ़ नहीं, उसकी रूह के ख़िलाफ़ भी नहीं होनी चाहिए, जिसे हम अपनी लीगल टर्मिनोलॉजी में लेटर एंड स्पिरिट कहते हैं कि ना वो लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होनी चाहिए, ना वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होनी चाहिए। अब अगर ऐसी कोई उन्होंने पॉलिसी बना दी है, क्या उसकी जस्टिसेबिलिटी है या नहीं है, मतलब अदालतें उसमें इंटरफेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती? वैसे अगर देखा जाए एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ तो मैं बात करूंगा, मेरे पाकिस्तानी होने के भी अपने जज्बात हैं। अगर पाकिस्तानी होने के जज्बात को देखा जाए तो अदालतों को वाकई इंटरफेयर करना चाहिए और लाजमी तौर पे करना चाहिए। बट ये मेरी जो है एक पॉलिटिकल विश हो सकती है, बट मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइस है वो नहीं हो सकती या ओपिनियन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि अदालतों ने भी अपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर रहना है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स है उसमें तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशंस, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है और जिसमें आपका लेजिस्लेचर है, इनकी डोमेन सेपरेट है। ये एक दूसरे की डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसे अदालतों के ऊपर एक कदगन है कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने वाली किसी भी बात का नोटिस नहीं लेना, वो एज एविडेंस के तौर पे पेश नहीं हो सकती। आइन के अंदर, आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कदगन है। इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि जुडिशरी के अपने मामलात के अंदर एग्जेक्टिव इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पर भी कदगन है एग्जेक्टिव की पावर्स के ऊपर, और लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम बॉडी मानी जाती है। अब जहां तक बात आती है कि पब्लिक पॉलिसी अगर ऐसी बनाई है जो रूह के खिलाफ है आइन की, तो उसमें आप अगर कोई ड्राइवर सेंसिबल एडवाइस हो तो वो ये नहीं हो सकती, क्योंकि डोमेन बड़ा लिमिटेड है। अदालतें पॉलिसी मेकिंग के अंदर बहुत कम इंटरफेयर करती हैं, बट करती ज़रूर हैं। अगर आपने उन्हें सेंसिबल तरीके से प्रेजेंट कर दिया केस कि ये पॉलिसी मैटर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो सारी की सारी गारंटीज
जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फंडामेंटल राइट्स की दी हुई हैं उनका वायलेशन हो जाएगी, उनकी सारी की सारी गारंटीज की इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में अदालतें इंटरफेयर करती भी हैं, बट द कोर्ट्स आर वेरी कॉशियस। कोर्ट्स जो है वो बड़ी एहतियात से काम लेती हैं। ऐसी सिचुएशंस में आपने दोनों काम करने होते हैं। आपने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी साथ रखनी होती है, एक पब्लिक की वॉइस बनानी होती है। अभी देखें, जब मैं बात कर रहा हूं या आप बात कर रहे हैं कि हम 600% सूद दे रहे हैं, अगर हम 600% सूद दे रहे हैं, इस हम में कौन है? सिर्फ मैं और आप नहीं है, पूरी आवाम है, पूरे पाकिस्तानी हैं, 25-26 करोड़ पाकिस्तानी हैं। अब 25-26 करोड़ पाकिस्तानी की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, ये कैसे हम अदालत को सेटिस्फाई कर सकते हैं? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। ऐसी सिचुएशन में फिर आपने साइमल्टेनियसली अगर अदालत को मूव करना है तो साथ साथ आपने एक पॉलिटिकल कैंपेन भी चलानी है, सेंसिबल तरीके से। किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आपने टो नहीं करना। आपने अपने राइट्स के लिए अगर आप कैंपेन चला रहे हैं तो उस पॉलिटिक्स के वो पॉलिटिक्स एक बैरियर नहीं बनेगी अदालतों के लिए कि मैं पॉलिसी मैटर्स में भी स्टेप इन करूं। हाँ, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर को लेके चल रहे हैं, फिर अदालतें थोड़ा सा रिलेक्टेंट होती हैं कि अगर आपने एक ग्राउंड भी अपनी पिटीशन के अंदर ऐसा लिख दिया जो कि रिफ्लेक्ट करता हो कि ये पाकिस्तान, लेट्स से तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ या पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर की तरफ से पिटीशन है, तो फिर कोर्ट्स जो थोड़ी सी रिलक्टेंस शो करती हैं, कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर नहीं करती। वो कहती हैं ये पॉलिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कम है। तो अगर एक आम शहरी अपने हकूक़ के लिए बात करे, और उसका बड़ा तरीकाकार बड़ा सादा सा है, कोई कैंपेन स्टार्ट करने वाला तो एक होगा। हाँ जी, बिल्कुल सर। मे भी हमारे इस प्रोग्राम से कैंपेन हो जाए कि हमारे 5 करोड़ जो इस वक्त बिजली के रजिस्टर्ड कंज्यूमर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 5 के 5 करोड़ में से जितने, एक एस्पेक्ट है सिर्फ 600% पर आने वाला, वो ये है कि अगर मैंने आज 26 तारीख को बिजली का बिल पे नहीं किया और 2 दिन लेट हो गया, 28 तारीख आ गई है, तो मुझे 600% पड़ गया जी। और उसके बाद आगे फिर और पड़ गया, 2 दिन बाद और पड़ गया। इसके विक्टिम वो तमाम लोग हैं जो आज स्ट्रगलिंग है। देखें, 12 करोड़ लोग गरीब हैं सर, 20 करोड़ लोग गरीब हैं, 12 गुर्बत की नीचे हैं। ये 20 करोड़ लोगों का सवाल है कि उन्होंने कमाना भी है, खाना भी है, देना भी है। उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी सिर्फ एक बनाई। मैं आपको एक और इसको साथ लिंक करता हूं। जो पावर पॉलिसी है वो ये कहती है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जितने भी आईपीपीज हों या सरकारी अदारों के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिनकी ऑनर है, उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी एक फिक्स परसेंटेज है। कोई बिजनेस फिक्स परसेंटेज, इसका मतलब है कि ये इट्स लाइक इंटरेस्ट, और उसका जो डेट उसमें इन्वेस्टमेंट होगी उस पर भी फिक्स इंटरेस्ट है जो बैंक्स कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमने उस पावर सेक्टर में जो पावर प्लांट हैं उनको यूज नहीं किया या हमने बिजली नहीं खरीदी, तो उनका एक फिक्स्ड कैपेसिटी सरचार्ज के नाम से कैपेसिटी पेमेंट भी, वो भी फिक्स्ड है। यानी कि हर तरीके से फिक्स्ड इनकम आवाम से स्नैच की जा रही है, विच इज अगेंस्ट राइट्स ऑफ, आई मीन विच इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। ये देखिए, अगर मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँ ना, अगर बिजली का बिल 2 दिन लेट होने पे आपको एक सरचार्ज देना पड़ रहा है, इसी तरह मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, लेट्स से आप मुझे एक आपकी इंस्टीट्यूशन मुझे पे करती है, अगर वो 2 दिन लेट पेमेंट करते हैं, तो फिर अगर ये आपने सारों के ऊपर यही अप्लाई करना है कि उन्होंने भी मुझे 600% एक्स्ट्रा पे करना है। हाँ जी, अगर ऐसा करते हैं फिर तो इक्वालिटी है। अगर मैं इसमें एक छोटी सी मिसाल दूंगा, होता क्या है, एक दफ़ा शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट, एक कानून है 1950 का, मैं किसानों की खातिर चला गया केन कमिश्नर ऑफिस में, और उस कानून के अंदर यह लिखा हुआ था कि अगर एक शुगर मिल गन्ना सप्लाई हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती, तो 15 दिनों के बाद जितने दिन भी ऐड होंगे 11% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी देगी। अच्छा, अब ये बिजली वाले भी हमारे साथ यही कर रहे हैं, बिजली के बिलों के ऊपर। जब ये मामला मैंने केन कमिश्नर के सामने रेज किया, मैंने कहा कैपिटल अमाउंट सिर्फ नहीं है यहाँ पर, अब ये 2-3 साल से पेंडिंग पेमेंट जो है उसके ऊपर ये इंटरेस्ट भी बनता है, ये भी इनसे पे करवाएं 11% पर एनम के हिसाब से जो कानून में लिखा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं, उनके शॉफर्स बहुत अच्छे हैं,
शुगर मिल मालकान के हाँ कि जी। उन्होंने वो कानून ही चैलेंज कर दिया कि ये तो जो इस्लाम के खिलाफ है। अब एक पावरफुल सेक्टर ने एक कमजोर सेक्टर को पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की मद में, फाइन की मद में, तो वो कानून शरीयत challenge के हो खिलाफ गया। है। वो शरीयत के खिलाफ है, बिल्कुल। और अगर एक पावरफुल सेक्टर ने पेमेंट लेनी है कमजोर तबके से, तो फिर वो जो है ना, ये शरीयत बिल्कुल के खिलाफ फाइन नहीं है, है। शरीयत के खिलाफ नहीं है, ये सारी चीजें जस्टिफाइड है। अब देखिए इक्वालिटी, इस एंगल से भी इक्वालिटी, हाँ आर्टिकल 25 आ जाएगा। बिल्कुल आ अब जाएगा। आर्टिकल 25 वो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, उस चैप्टर में फॉल करते हैं, हम इसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। तो वंस अगेन सारी चीजें जो है ना, एक वकील के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसने मुआशरे के अंदर, और मेरे ख्याल में जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसके मुताबिक अगर मुआशरे में कभी चेंज आया है तो वो वकील लेके आया है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि उसको नॉलेज है लॉ का, इम्प्लीमेंटेशन का। एक अच्छा वकील, अच्छा ड्राइवर है तो वो चेंज लेके आ सकता है। एक आम आदमी के पास नॉलेज ही नहीं है कि किस तरीके से उस गाड़ी को चलाना है। जी बिल्कुल। तो ये उसके पास नॉलेज भी है, बोलने की सलाहियत भी है, उन प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी है, उन प्लेटफॉर्म्स की टेक्निकलिटीज का भी पता है। सर ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बन सकती है? जी बिल्कुल, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ही केस है। जैसे कि आपने खुद इस फ्रेज के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, पब्लिक। हाँ तो जी। पब्लिक के ऊपर मैं आपको पहले कह रहा था कि पब्लिक के अंदर मैं और आप अकेले नहीं है। नहीं है। पब्लिक के अंदर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हैं, बिल्कुल। आम आदमी है, सारे लोग हैं। अब हम अगर एक पिटीशन फाइल करते हैं मेरे नाम से, इमदाद हुसैन के नाम से, शहजादा शौकत के नाम से, तो सबसे पहला तो हमने कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना है कि ये पब्लिक का मैटर है भी या नहीं। हाँ जी। ऑन दी अदर हैंड, अगर लेट्स से हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास अब ये पावर्स हैं कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स के ऊपर अगर वो फंडामेंटल राइट्स के किसी भी एंगल को टच करता हो तो वो अपनी एक पावर्स एक्सरसाइज करके कोई ऑर्डर फरमा सकती हैं। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में अब अगर अकेला मैं जाऊंगा तो वो कोर्ट मुझसे पूछेगी ये पब्लिक का मैटर कैसे है, पहले तो मुझे ये सेटिस्फाई करें। ऑन दी अदर हैंड, अगर पब्लिक खुद एक लेटर भेज दे हाँ जी। कि सर हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, एक मोहम्मद हुसैन बंदा है, एक शहरियार है, 100-200 लोगों के लेटर चले गए। 100-200 लोग, मैं 100-200 लोगों की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं बेशक 10 बंदे भी हो जाए, कम से कम ये शो तो हो ना डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से कि भाई यार ये वाकई पब्लिक का मैटर बन रहा है, हर तबका जो है ना इससे अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक। वो बेशक एक जर्नलिस्ट हो, एक वकील हो, एक डॉक्टर हो, एक किसान हो, एक मजदूर हो, कोई भी हो, वो इससे अफेक्ट हो रहा है। तो कम से कम ये एक क्लास स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा, पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा, ये पब्लिक का मैटर बनेगा। वंस अगेन मैटर फिर ड्राइवर्स का है। सर चले, गाड़ी तो मैं भी चलाने की सीखने की कोशिश करता हूं आपसे इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से। अच्छा ड्राइवर आ गया, हमने इस इनकंसिस्टेंट पॉलिसी को पकड़ लिया और हम ये साबित कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 8 है उसके तहत ये इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है, इक्वालिटी नहीं आ रही, तो ये एब्रिज कर दें, इसको ख़त्म कर दें, ये क्योंकि एब्रिज कर रही है राइट्स को। तो ये एक मेन पिलर बन सकता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी बिल्कुल, ये बन सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो जैसे ड्राइवर की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर ये है कि आर्टिकल 8, आपने सही पॉइंट आउट किया है, आर्टिकल 8 जो है वो आपको कहता है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनेगा तो वो कानून वाइड होगा। अब यहां पर कोई कानून प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के खिलाफ बन रहा है तो वो वाइड होगा, वो आर्टिकल 8 में कवर नहीं है। तो हमने क्या करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को कनेक्ट करना है किसी फंडामेंटल राइट के साथ, ताकि फिर हम आर्टिकल 8 अट्रैक्ट करा सकें। अच्छा सर, इसमें मैं ये देखता हूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की वायलेशन है उसके ऊपर एक जस्टिफिकेशन आती है गवर्नमेंट के ओहदेदारों से, जो अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। वो कहते हैं कि देखें, जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हम इन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, उससे पहले आप हमसे बात ना करें। मेरा एक सवाल है आपसे सर, जो मेरी पॉलिसीज हैं, मेरे एक्शन है, उन रिसोर्सेज को तबाह कर रही है जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने थे, तो फिर तो ये जुडिशियबल हो जाएगा ना? बिल्कुल ये जुडिशियबल हो जाएगा। अभी ये जो सोर्सेज और हमारे रिसोर्सेज, ये जो बात करती है ना स्टेट्स, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। असल में हमारे आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बट उन फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी क्या है, नेचर क्या है, वो बाइफिकेट नहीं की हुई। कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, पूरी दुनिया में ये जो ह्यूमन राइट्स का सारा लॉ आया ना, ये पहली दफा आया 1948 में। ओके, ठीक है,
ये आया यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, राइट, ठीक है। ये यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये यूनाइटेड नेशंस का आया 1948 में। इसमें सिर्फ 30 आर्टिकल थे और ये इस तरह की जो है ना आपको गारंटीज दी गई थी जैसे हमारे आइन के अंदर दी गई। राइट। अब ये था एक डेक्लेरेशन की लीगल बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, जब तक वो कनेक्टेड नहीं होंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ तो उसकी बाइंडिंग वैल्यू नहीं थी। दुनिया ने बैठ के सर खपाया, उन्होंने कहा अब हम क्या करें, किस तरह से इन फंडामेंटल राइट्स को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाएं। 1966 के अंदर 48 से लेके 1966 तक काफ़ी सारा टाइम है, उसके बाद जाके उन्हें सोल्यूशन मिला कि हम एक काम करते हैं, हम इन फंडामेंटल राइट्स को जो है 30 है ना, इनको डिवाइड कर देते हैं दो राइट्स में। एक हो गए हमारे सोशो इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स। ये जो सोशो इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स है ना, इन्हें उन्होंने सेकंड जनरेशन राइट्स कह दिया। और दूसरे हो गए सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब ये जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है ना, उन्होंने कहा ये तो वो राइट हैं जिनमें स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है कि आपने ये करनी है, कि ये लाजमी तौर पे करने हैं। आपने ना कल्चर को देखना है ना अपनी इकोनॉमी को देखना है। उसमें उन्होंने कहा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को बोलने का हक दे देना। राइट। अच्छा, इसी तरह आप उन्होंने कहा राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ। इसी तरह उन्होंने कहा राइट टू वोट। ये वो राइट्स हैं यहाँ पर स्टेट्स को ज़रूरत नहीं पड़ रही इकोनॉमी की, तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन राइट्स हैं। उसकी एक उन्होंने अलहदा से जो है ना लॉ बना दिया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR के नाम से जाना जाता है। ऑन दी अदर हैंड उन्होंने कहा कुछ राइट्स ऐसे हों जैसे कि उसमें उन्होंने कहा कि आपने किसी को खाना देना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है, इसके लिए स्टेट्स को पैसे की ज़रूरत होगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, ठीक है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा इसे ये है सेकंड जनरेशन राइट्स। अब ये जो सेकंड जनरेशन राइट्स हैं उन्होंने इसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के नाम से 1966 का वो एक अलग से मैकेनिज्म बना दिया। अब जो मॉरली बाइंडिंग बना दिया स्टेट्स के ऊपर कि आपने जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो लाजमी तौर पे साइन करें। जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और आपको पैसों की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो बेशक आप साइन ना करें। हमारे आइन के अंदर हमें आर्टिकल 9 से लेकर 28 तक ये बता तो दिया गया ये आइन आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बट कौन सा फर्स्ट जनरेशन राइट है जिसके ऊपर स्टेट के पास डेरोगेशन की कोई पावर ही नहीं है, ना ही कोई गुंजाइश है, और कौन सा जो है वो सेकंड जनरेशन है जिसपे स्टेट थोड़ा सा रिसोर्सेज का वेट कर सकती है। ये चीज़ें नहीं बताई गई। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हमें दी गई है आर्टिकल 19 के अंदर। अब इसमें एक अगर क्रिटिकली देखा जाए ना, स्टेट्स की तरफ से आर्गूमेंट ये होता है कि देखें जी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो तब देना जब हम अच्छा एजुकेट भी कर पाएंगे। हाँ जी, ठीक है, अगर एक जाहिल बंदे को आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच से जो फायदा होना है उसकी निस्बत नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो वो कहते हैं क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज कनेक्टेड विद राइट ऑफ एजुकेशन। अब राइट ऑफ एजुकेशन के लिए हमें पैसों की जरूरत है। हाँ जी, ठीक है, तो क्योंकि पैसों की जरूरत है तो पैसे हैं नहीं, तो जब तक हम वो सही तरह से एजुकेट नहीं कर पा रहे तब तक ये भी जस्टिफाइड है। सर इसमें सिर्फ यही है ना कि हम पैसे है नहीं और हम ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं कि वो जो पैसे आने थे वो आए ही ना जी। जो आज मुझे इनकम कमानी है, जो कल की मेरी इनकम है, वो मैंने पहले ही सूद की मद में किसी को दे दी। जो परसों में साल बाद जो इनकम आनी है वो पहले ही मैंने बेच दिया। तो उस पॉलिसी ये बना रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को भी इनकम ना मिले। ये है हमारा असल मुद्दा। सर 1 मिनट रह गया इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम को देखते हुए। हम पाकिस्तानियों के लिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये जो एक विशस सर्कल या जिसे पॉवर्टी साइकिल कहते हैं, जिसमें हम 12 करोड़ और 20 करोड़ लोग फंस चुके हैं, उससे निकलने के लिए आइन हमें कोई रास्ता देता है? उसका वे फॉरवर्ड जो आपने बताया उसकी समरी बता दें। सर देखिए, आपके पास हाई कोर्ट भी है जाने के लिए। 199 आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 1 उसके क्लॉज C में आप हाई कोर्ट भी आ सकते हैं डायरेक्ट, और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्ट। अब आपको सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक का मैटर बनाना पड़ेगा, हाई कोर्ट आने के लिए पब्लिक का मैटर नहीं बनाना पड़ेगा। राइट, ठीक है।
तो इस सिचुएशन में अगर हम ये दरवाज़ा खोलते हैं तो किसी ना किसी दिन हमें सोल्यूशन मिल जाता है इंशाल्लाह। देखिए स्टेप अभी आपने पहला स्टेप तो लेना है, किसी ना किसी ने, वो मैं लूँ, आप लें, हमारी ऑडियंस में से कोई ले, पहला स्टेप तो लेना है। और थोड़ी सी नाउमीदी ज़रूर है कि शायद अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता, कुछ चीज़ें अदालतों के सामने सही तरह से प्रेजेंट ही नहीं हो पाती। ओके, बहुत शुक्रिया चांडिया साहब, आपने भी ज्वाइन किया। नाजरीन, अगर हम अपनी अदालतों का दरवाज़ा सही ड्राइवर के थ्रू खटखटाएं तो इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा, खुशहाल पाकिस्तान ज़रूर होगा। आईने पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला अगर अच्छा ड्राइवर मिल जाए तो खुशहाल पाकिस्तान ज़रूर देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।